नमस्कार, आपका स्वागत है आकाशवाणी हैदराबाद में, जहां हम बात करेंगे नई योजना जी राम जी विकसित भारत के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों पुरानी योजना में बदलाव की आवश्यकता थी और पुरानी योजनाओं में क्या समस्याएं थी, नई योजना के फायदे क्या क्या हैं और यह कैसे लाभार्थियों की मदद करेगी। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ डेली मिलाप हिंदी न्यूज़पेपर हैदराबाद, श्री FM सलीम जी। आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। ये जो जी राम जी विकसित भारत योजना है, ये क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जी। जो भी भारत सरकार ने योजना बनाई है, या ये कहिए कि इसको नए विधेयक के रूप में संसद में पारित किया गया। ये नया कानून बनने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो तो जानते हैं कि मनरेगा योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में भारत के रोजगार गारंटी योजना के रूप में 2005 से शुरू की गई थी। अब ये होता है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। बहुत सारी चीज़ें जब परिवर्तित होती हैं तो ये कहा जाता है कि वो जीवित हैं या उससे लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरानी योजना है तो वो स्थिर तो हो रहती है, लेकिन उसमें जड़ता आने लगती है, तो उसमें परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसी बात को महसूस करते हुए उस योजना में नए दौर की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक युग में जो भी अभी देखिए, हम बहुत पहले से हम कहते रहे हैं और वो प्रासंगिक भी है कि हमारा जो देश है वो गांव में जीता है। गांव में हमारी संस्कृति है, बड़ी संख्या में लोग गांव में रहते हैं, तो उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति और प्रगति के लिए उनको रोजगार समय के अनुसार जो तौर तरीके हैं उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं, ढांचागत भी किए गए हैं, कानूनी स्तर पर भी किए गए हैं, वित्तीय स्तर पर भी किए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो जी राम जी हम जिसको कहते हैं, या विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये इस रूप से इसको देखा जा सकता है। जी, सही बात है। पुरानी योजनाओं में ऐसी क्या समस्याएं थी जिसे बदलना बहुत जरूरी था, और नई योजनाओं यानी जो हमारा ये विकसित भारत जी राम जी जो हमारी योजना है, इसे चलाने की ऐसी क्या जरूरत थी? देखिए, कोई भी योजना अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो वो सन 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 2005 तक कई सारे नाम आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ग्रामीण श्रम बल योजना रही, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रहा, भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार कार्यक्रम। हर समय परिवर्तन समय के अनुसार किया जाता है। जी। अभी जब सरकार ने मनरेगा के बारे में जो विभिन्न राज्यों में जो निगरानी की, उसकी समीक्षा की, तो पाया गया कि पारदर्शिता की कमी है। और एक सबसे जो मुख्य मुद्दा है, जो कुशल मजदूर हैं, जो अच्छे काम कर सकते हैं, ज्यादा आमदनी मिलती है, वो भी रोजगार गारंटी के भरोसे पे नहीं, मतलब वहां से नहीं निकल रहे हैं, या उद्योगों में जो उद्योग धंधे हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं। तो और भी ऐसा है कि कई सारे ऐसे जो पहले काम थे वो अब नहीं रहे। जी, सही बात। और इसलिए बहुत सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, सुधार लाने के उद्देश्य से, निश्चित रूप से जो रोजगार के लिए तय सीमा थी, जैसा कि सरकार ने पहले 100 दिन रखे थे, उसमें फिर कैसे बदलाव किया जाए, राज्यों की क्या भूमिका हो, सुनिश्चित कैसे किया जाए कि उसको रोजगार मिले ही, पैसे भी उसको बराबर मिले। ये बहुत सारी बातें थी। और मैंने जैसे शुरू में कहा आपको कि एक योजना जब निरंतर उसी ढांचे में चलती है तो खामियां तो आती हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन और सरकार समय समय पर बदलाव लाती है, और मनरेगा को जी राम जी बनाने के पीछे भी मुझे यही उद्देश्य नजर आता है सरकार का। यानी बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। ये जो नई योजना है अपनी, इसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि उद्योग धंधे जो मजदूर न मिलने के कारण बंद हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी शायद मुझे लगता है कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे कि जो कुशल मजदूर हैं वो अपनी कुशलता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा ये है कि जो डिजिटल व्यवस्था है, अभी वित्तीय व्यवस्था जो है, तो उसमें उनको समय पर काम के साथ साथ पैसे का भुगतान भी समय पर होगा। तीसरा मुझे लगता है कि राज्यों की भूमिका बढ़ेगी। राज्य प्रशासन देखेगा कि, क्योंकि उसकी भूमिका अभी 10 से 40% की बात हो रही है,
अलग अलग राज्यों में किसी में 10% होगी, किसी में 20 होगी, किसी में 30 होगी, किसी में 40 होगी। जब राज्य की भूमिका बढ़ेगी तो राज्य प्रशासन देखेगा। दूसरा ये है कि पहले सिर्फ काम के हद तक ही देखा जाता है, कुछ भी काम करना। अब सरकार ने इसमें इस योजना में ये तय कर रखा है कि ग्रामीण विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए। मतलब रोजगार को विकास के साथ जोड़ने वाला जो काम है वो हुआ है, और इसमें एक सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि संपत्तियों का विकास हो, संपत्तियों का निर्माण हो, नई संरचनाएं बने और जवाबदेही तय हो। जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्राम पंचायतें हैं, उनका क्या भूमिका होगी कि भाई कुछ काम किया जा रहा है तो क्या काम किया जाए वो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे अभी हमने बात की कि भारत जो है वो गांवों का देश है जी। तो नई योजना से गांवों में क्या बदलाव आएगा? देखिए, असल में अभी जो अर्बनाइजेशन हुआ है बड़ी तेजी से बढ़ा है जी, खासकर जो पिछले 10 साल की हम बात करें तो बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि अभी हम तेलंगाना की बात करते हैं, हैदराबाद से हम बात कर रहे हैं, तो 3 हिस्सों में जब इसको बांट के देखा जाए कि शहरीकरण और उप शहरीकरण, फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तो हो रहा है, प्रगति तो हो रही है, लेकिन उसको ढांचागत तरीके से देखा जाए तो किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव का विकास हो रहा है। यदि गांव का विकास एक पद्धति से किया जाए, एक उसका स्तर हो, तो मुझे लगता है कि पलायन कम होगा। जो चरमरा रहा है शहरों में ढांचा, जो आधारभूत संरचना है वो चरमरा रही है, लोग जो है पलायन कर रहे हैं गांवों से, वो बर्डन जो बोझ जो शहरों पे बढ़ रहा है वो सबसे पहले कम। दूसरा, गांव छोड़कर शहर में आना आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, यदि निश्चित रोजगार है तो ठीक है, नौकरियों के लिए आना, शोध के लिए आना, भविष्य निर्माण के लिए आना वो ठीक है। केवल दिहाड़ी मजदूरी के लिए आना तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है उसमें भी अधिक आय होगी, लेकिन जब उसको वही आय गांव में मिलने लगे तो निश्चित रूप से गांव विकास करेगा, और गांव में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे जब गांव में रहने लगेंगे तो लोगों को समस्याएं भी समझ में आने लगेंगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो परंपरागत जो समस्याएं हैं जिनको हल नहीं किया जा सका है, वो प्रगति के पथ पर लोगों को जोड़ा जा सकेगा इस तरह से। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो आधारभूत चीजें हैं गांवों की, उसके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो उसको कैसे आप उल्लेख करना चाहेंगे? जैसे सड़क है, तालाब है, जल संरचनाओं की बात की गई है, सड़कों का ढांचा है, भवनों का ढांचा है, और बहुत से ऐसे जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, जब उनके बनाने में ये मजदूर वर्ग काम करेगा तो एक दिखाई देगा, प्रगति दिखाई देगी। जवाबदेही, मैंने कहा जवाबदेही जब तय होगी तो पारदर्शिता आएगी। बहुत सारी चीजें इसमें मुझे लगता है कि परिवर्तन हो सकता है, और सरकार के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। जी, अभी हम बात कर रहे थे लक्ष्य की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो जी राम जी विकसित भारत है उसके लक्ष्य क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो प्रशासनिक व्यय की सीमा है उसको बढ़ाकर 6% से 9% कर दी गई है। मानव संसाधन के बारे में बात की जा रही है तो इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, और 100 दिन से 125 दिन करना, ये मुझे लगता है कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और योजना के जो क्रियान्वयन हैं उनमें डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। आप सीधे कोई अगर ठेकेदार है या कोई जो भी उनको वेतन देने वाला है वो ये न देकर भी देने का दावा नहीं कर सकता। अब सीधे उसके खाते में ये चीजें जाएंगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फायदा भी हम मान सकते हैं कि आप उसे फेक नहीं दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे परिवार की सुरक्षा भी बढ़ेगी, और हाँ बिल्कुल आप जैसे ना कि फेक नहीं दिखा सकते जब उसके खाते में जा रहा है। हालांकि वहां भी हो सकता है बहुत सारे रास्ते निकलते हैं लोगों के लिए, लेकिन कम से कम उसको लगेगा कि अब ये मेरे खाते में आ गई है तो इस पे कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता। और ये भी एक बात इसमें भी एक है कि 15 दिनों के भीतर काम मांगा अगर गया है, मजदूरों ने काम मांगा है, तो उसको जो स्थानीय प्रशासन है उसको 15 दिन के भीतर देना होगा, और इस तरह से बेरोजगारी कम होने की संभावना अधिक है। दूसरी एक बात जो इसमें है वो है कि हालांकि इस पर कुछ विरोध हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो अगर उस परिदृश्य जो उसका देखा जाए, 60 दिन का जो मामला है, जो फसलों के दौरान की बात की जा रही है, इसमें समस्या ये हो रही थी कि जो किसान हैं, जो कृषि क्षेत्र है, उनको मजदूर नहीं मिल रहे थे। उस वजह से फसलों की जो गुणवत्ता है वो उस पर प्रभाव पड़ रहा था।
तो इस बहाने अब दोनों का लाभ होगा, रोजगार भी मिलेगा और जो कृषि किसान लोग हैं उनको भी उस समय मजदूर मिलेंगे। ये सरकार का जो दावा है। निश्चित रूप से भविष्य में इसके प्रभाव परिणाम दिखाई देंगे, सामने आने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि योजना के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त किए जा सकेंगे। जी, और जो कि बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का, लोगों को ना ही मतलब रोजगार देने के साथ साथ लोगों का जो पलायन है या फिर शहरों पे जो बोझ है वो तीनों एक साथ जी 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 कम किया जा सकता है। अब थोड़ा हम बात करेंगे कि इसके जो आवेदन है, विकसित भारत जी राम जी के जो आवेदन है वो कैसे दिए जा सकते हैं, इसके कुछ शुल्क हैं कि नहीं? देखिए, अभी तो ये निशुल्क है निश्चित रूप से, और हमेशा ही निशुल्क रहेगा, क्योंकि ये रोजगार के लिए है। तो कोई शुल्क लेकर रोजगार, पहले भी इसकी कोई इस तरह से जो है वो असुविधा नहीं थी, अब भी इसको और बेहतर किया गया है। आवेदन करना आसान होगा। जो ग्रामीण जो व्यवस्था है, जो भी ग्रामीण सरपंच हो या फिर ग्राम में जो अधिकारी हैं, उनके स्तर पर पारदर्शिता लाने का प्रयास इसमें किया गया है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इस पर लक्ष्य है। संभावित हो सकता है आवश्यकता अनुसार इसमें ज्यादा भी हो। तो एक मॉडल ग्रामीण रोजगार योजना इसको कहा जा सकता है, आदर्श ग्रामीण रोजगार योजना इसको कहा जा सकता है। जी, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लक्ष्य 2047 के साथ जुड़े हैं, 2047 के साथ अलग अलग। देखिए, सिर्फ शहरी विकास या आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास या रक्षा क्षेत्र में विकास, यदि हम ये बातें केवल यहाँ तक सीमित रहेंगी तो फिर वो जो संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य है या संपूर्ण विकास का जो लक्ष्य है वो ग्राम को छोड़कर कैसे किया जा सकता है। अंतिम व्यक्ति तक विकास की जो लाभ हैं विकास के, वो पहुंचाने की जब हम बात करते हैं तो ग्राम को छोड़कर नहीं कर सकते। जैसे हमने शुरुआत की थी बातचीत में कि भारत गांव में बसता है, तो उस ग्रामीण आदमी का जो एक बात मैं कहूंगा आपको, गरीबी दूर करने का जो लक्ष्य है या जो भी कार्य हैं सरकार के, जो कदम हैं, मुझे लगता है प्रभावी रूप से इस योजना के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। जी, और जो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो एक कल्पना है, मानिए जो सपना है, उसे भी साकार करता है, क्योंकि उनका भी यही लक्ष्य है कि भारत के गांवों तक भी विकास पहुंचे और हर वो जो जिसे हम कहते हैं अंतिम व्यक्ति जो भारत का है वो विकसित हो और वो सुशिक्षित हो और उसे रोजगार अच्छे से मुहैया की जा सके। जी, अभी तक तो हमने बात की कि विकसित भारत जी राम जी जो है वो कैसे कैसे काम करेगा, लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विकसित भारत जी राम जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा, आपने भी बताया कि जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी जो काम है, जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण है, आजीविका संबंधित बहुत सारी बाधाएं लोगों को आती हैं, उसको दूर करना है, जलवायु में परिवर्तन को रोका जा सकता है, ऐसा भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो ये चुनौतियों की जो सबसे बात आती है, तो हर योजना में सबसे ये होता है कि भाई जो हमने लक्ष्य रखे हैं वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसकी निगरानी। तो उसकी निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे सीधे खाते में उसके पैसे जा रहे हैं, तो काम भी हो रहा है, उसका जो ऑडिटिंग है उसकी होनी चाहिए, होगी नहीं होगी, तो उसको जो ग्रामीण अधिकारी हैं उनकी पारदर्शिता के लिए उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, और सरकार अलग अलग स्तरों पर, तो वो चुनौती रहेगी। कलेक्टर के स्तर पर, डिप्टी कलेक्टर के स्तर पर, मंडल स्तर पर क्या उनकी निगरानी हो रही है, तो वो निगरानी को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, चुनौतियों में ये बात हो सकती है प्रबंधन या प्रशासन के समक्ष कि जो पहले योजना में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए जो हम योजना बनाए हैं, तो क्या वो दूर हो रही हैं, बताना पड़ेगा। बिल्कुल, समय समय पर बताना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये जैसे कि एक्स खामी को हमने दूर किया, जिससे कि हमने 1 साल में 6, तो मुझे लगता है कि 3 महीने में तो शायद बहुत ज्यादा कम होगा, 6 महीने, साल, फिर 2 साल, 3 साल, इस तरह की रिपोर्ट बनानी होगी और समीक्षा करनी होगी क्या हमारे लक्ष्य हम पूरे हो रहे हैं, ताकि पुरानी खामियों को संपूर्ण रूप से हटाया जाए, दूर किया जाए। और जो विकसित भारत की जो कल्पना है, जो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने
जो सोची है उसको साकार किया जा सके। जी बिल्कुल सही बात है। एफएम सलीम जी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।